रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड डालो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पार्ट 2 है ना। देखो रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेंड होती है। उसका एग्जांपल आप देख सकते हो, एक ग्लास ले लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, ठीक है, और उसमें भर दो पानी, करके देख सकते हो। और उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर आप अपना पेंसिल या पेन रखते हो तो आपको ये पेंसिल और पेन बेंड दिखेगा, टूटा हुआ दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे। ऐसा क्यों हो गया? बेंड क्यों दिख गया? या इसी ग्लास में अगर आप पानी भर दो और इसमें यहाँ पे रख दो एक छोटा सा कुछ भी बॉक्स या कॉइन, कुछ भी रख दो, तो ये कॉइन थोड़ी सी या बॉक्स आपको ऊपर दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ? दूसरा, ये जो स्विमिंग पूल होती है उसकी जो डेप्थनेस होती है, मतलब उसकी जो गहराई होती है, तो मान लो अगर 5 फीट की गहराई है तो आपको 3 फीट की गहराई दिखेगी, ये अपरेंट होगी और ये एक्चुअल गहराई होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी प्रिंसिपल जो है वो लाई करती है आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। कैसे होता है? होता क्या है कि मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन एक काल्पनिक लाइन है, और इस लाइन के ऊपर एयर है और इस लाइन के नीचे वाटर है या ग्लास है, कुछ भी ले लो। अगर दोनों तरफ एयर होती तो लाइट ऐसे सीधे चली जाती, ऐसे। अगर यहाँ पे भी एयर होता और यहाँ भी एयर होता तो लाइट सीधे चली जाती। लेकिन हुआ यूं कि नीचे आ गई वाटर, क्या गया? तो लाइट सीधे ना जाकर लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये वो लाइन है जो कि होनी चाहिए। समझने वाली बात ये है कि सर ये लाइट बेंड हो गई, ऐसा क्यों हो गया? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? जो एयर होता है उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। क्लास 9 में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, एटम्स आर वेरी फार अवे इन अ गैसियस मीडियम। लेकिन वाटर में एयर के कंपेयर में पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो मान लो दो तरह का मार्केट है, एक है आपका मंडे मार्केट करोल बाग, एक खुला सा स्टेडियम। तुमको भागना है अपनी पूरी शक्ति से। सबसे तेज किसमें भागोगे? खुले स्टेडियम में, यानी आपकी स्पीड मैक्सिमम होगी। और मंडे मार्केट में भागोगे तो लड़ते जाओगे किसी न किसी से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहां पे। तो ये वाटर वाले को हम लोग बोल देते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? घना है तो डेंसर मीडियम, और ये रेयरर मीडियम है। क्या है? रेयरर मीडियम। सो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये जो पूरी प्रॉपर्टी घट रही है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों? सवाल है व्हाई इज इट हैपन? ये होता है ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। यानी स्पीड जो है लाइट की वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। एयर में कितनी होती है हमेशा याद रखना है, एयर या वैक्यूम में स्पीड की लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बैठो वहां, बैठो उसको, ठीक है। लेकिन जब हम वाटर में आते हैं तो ये स्पीड घट जाती है। कितनी घट जाती है मुझे याद नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं VW = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट कम हो गई है। कितनी हो गई? 2 हो गई। देखो 10⁸ यहाँ पे भी है, 10⁸ यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 होता है, स्पीड कम हो गई ना। यहाँ पे स्पीड कम हुई, और स्पीड क्यों कम होती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बैठाओ उसको, बैठ। ये टूटी चेयर निकालो इधर। कहाँ बैठोगे? यहाँ आ जाओ, आओ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। टूटी चेयर निकालो यार, बैठो। चश्मा भूल गए तुम? अरे यार, सो क्यों लाइट की स्पीड चेंज होती है वो मैंने बता दिया। व्हाई लाइट स्पीड चेंज? ड्यू टू डिफरेंट मीडियम कंपोजिशन। क्लास 9 में तुम पढ़े हो सॉलिड लिक्विड गैस।
सॉलिड में एटम्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, लिक्विड में थोड़ा उससे कम, गैस में तो फार अवे। पढ़े हो ना? वही चीज यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे भी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन होता है कि व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट विल बेंड डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल और मीडियम। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे वाटर है, ऊपर वाटर है और नीचे एयर है। क्या है? एयर। अब अगर नीचे भी वाटर होता तो लाइट को सीधे निकलना चाहिए था। आइडियल सिचुएशन तो ये थी ना, आइडियल सिचुएशन ये थी इंसिडेंट रे। लेकिन जैसे ही एयर आ गया, डेंसर से रेयर मीडियम हुआ, ये डेंसर मीडियम है, वाटर इज अ एयर इज अ स्पीड एयर में बढ़ेगी, तो जब बढ़ेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये हट जाएगा। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो थीटा है, तो थीटा पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो थीटा है मान लो इसको नाम देते हैं थीटा 1 और ये देते हैं थीटा 2, तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। मान लो वो 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। दो चीज समझना है कि व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे विल बी बेंड टुवर्ड द, यहां पे क्या होगा? टुवर्ड नॉर्मल, टुवर्ड कौन? रिफ्रैक्टेड रे। यहां पे क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आपके स्कूल में इसको एक्टिविटी कराई जाएगी किससे? ग्लास स्लैब से। ये छाप लो, फिर ग्लास स्लैब वाला कराते हैं। मामा गमछा हो, गमछा मास्टर। बस पान की कमी है, पान भी मंगा दे। हमारे एक मैथ के टीचर थे, पान खाते थे, वो क्लास में पान खाते थे और बड़े से बड़ा प्रिंसिपल डायरेक्टर की औकात नहीं है कि बोलते मत खाना पान, क्योंकि पढ़ाते बहुत अच्छा थे, किसी की हिम्मत ही नहीं थी इनको हटाने की। बहुत भयंकर मैथ पढ़ाते थे। गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने बीएससी में। आई एम आल्सो गमछा टीचर। रोशन बैठो, ये हटाओ यार टूटी हुई कुर्सी, दूसरी कुर्सी लाना रोशन, अच्छी कुर्सी लाया। टूटी हुई कुर्सियां क्यों है? या कुर्सियां हमारे पास नहीं है। इतनी सारी कुर्सियां हमारे पास, टूटी कुर्सियां क्यों? बैठो, एक कुर्सी लेके बैठो, ठीक है? बैठो। अब जो तुम्हारा छोटा नहीं आकर रिकॉर्ड देखो गया, लिखिए। भाई सो लेट करिए, 1 बजे 2 बजे आ गए, वही बॉडी बात है। मतलब तो बहुत दूर से तुम कार ले लो, कार से आना, एसी चला लो। हाँ जी, बढ़े आगे बना लो। अच्छा देखो यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखो कैसे समझते हैं। लाइट यहाँ से निकल रही है, ये क्या है? बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल जो भी है ना, या जो टैप। लाइट को जाना चाहिए था सीधे ऐसे। अगर मान लो यहाँ पे भी वाटर होता और बाहर भी वाटर होता तो लाइट सीधे जाती। अब बहुत ध्यान से बताना, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे नॉर्मल बना देता हूं मैं, ये नॉर्मल है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो ये ऐसे चलेगी। दिस इज रिफ्लेक्टेड, ये मिटा दो। हमने कहा कि हमें 2 लाइट चाहिए होती कम से कम कभी भी इमेज बनाने के लिए। एक और ले लो, मान लो यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये भी क्या है? ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये भी क्या है? दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाओ, यहां मीट कर रही है। यानी एक्चुअल में डेप्थ ये थी, पर तुम्हें दिखेगी कहां पे? यहां पे। ये अपरेंट हाइट होगी। क्या हो गई? मतलब अगर तुम यहां पे कॉइन रखोगे तो तुम्हें कॉइन कहां दिखेगी? यहां दिखेगी। मंगाता हूं विकास सर से। विकास सर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास दे दो। ग्लास दूं? हां, ट्रांसपेरेंट देना, एक्टिविटी कराना थोड़ा सा प्रैक्टिकल में। और सिक्का भी देना, अभी करके देखते हैं ये, ठीक है?
तो लाइट जा रही थी यहां से, इसमें भी वही हो रहा है और इसमें भी वही हो रहा है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर इसकी कारण बताएं तो ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, बिकॉज इन रिस्पेक्टिव मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, इन रिस्पेक्टिव मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो होगी एयर या वैक्यूम में 3 × 10⁸, बाकी सब में घटेगी। किसी में 2.5 होगी, किसी में 2.15 होगी, किसी में 1 point something होगी। कैसे स्पीड ऑफ लाइट निकालेंगे तो अभी हमारा टॉपिक आगे का, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब समझना एक बात और, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। याद रखना ये दोनों इक्वल नहीं होगा, रिफ्लेक्शन में इक्वल पढ़े थे हम लोग। तो जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है ना, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है पहला कि एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों कभी भी इक्वल होने नहीं चाहिए, ये दोनों कभी भी इक्वल होने नहीं चाहिए। दूसरा लॉ क्या कहता है देखो बताते हैं। हाँ, दूसरा लॉ देखना, दूसरा लॉ कहता है कि अगर हमने इसका साइन ले लिया, पढ़ चुके हो ना तो ट्रिगो, तो अगर आपने साइन ऑफ आई ले लिया और साइन ऑफ आर ले लिया, ये दोनों ही दोनों आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे। क्या देंगे? और इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। इतना छापो, ऐसा रखते हैं। खराब पेन दो या पेंसिल जो ना चल रही हो यहीं पड़ा होगा, ऐसा मतलब जो चल रहा हो तो मेरे बैग में भी होगा, या मार्कर भी ना चल रहा, मार्कर भी तो यहाँ पे खराब पड़ा हुआ है तो मेरे पास तो होगा। ये चलो ये नहीं चल रहा। अब देखो, अरे ठंडा पानी है, देखो उंगलियां भी मोटी दिख रही है उसी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। पता नहीं कितने लोग को दिख रहा है नहीं रहा, ये पेन बेंड दिख रहा है लेकिन दिखेगा इस पे तो लेयर आ जाएगी ना पानी की। गर्म पानी भरे क्या? नॉर्मल था ही नहीं दिख रही है? अरे दिख रही नहीं दिख रही है? अच्छा ऊपर से को नहीं दिखेगा, ऊपर से तो देखते हैं तो एक्चुअली नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल 0 बनता है, तो उस केस में रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। अभी हम पढ़ाएंगे इफ इंसिडेंट रेज पास थ्रू द नॉर्मल नो बेंडिंग विल टेक प्लेस। अगर ऊपर देखें तो हमें वही पेन दिखेगा, हमें यहां से देखेंगे तो मीडियम चेंज होगा, एयर मीडियम, ग्लास मीडियम, फिर वाटर मीडियम, 3 मीडियम है। इसलिए हमें लाइट यहां से देखो, ये पेन यहां से टूटा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा मोटा भी दिखेगा, तो बहुत छोटा सा एस्टीमेट है। लो अब देखो ये हो गया। अब हैंड डालो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हैंड डालो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मिटा दे सब। अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। देखो पेन दिख रहा है टेढ़ा, बैंड दिख रहा है टूटा हुआ, लग रहा है टूट गया है, तो मोटा भी हो गया, उसकी थिकनेस भी अलग दिख रही है, वो इसी वजह से क्योंकि वहां पे लाइट बैंड हो रहा है। ठीक है जी। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट ब्रैकेट में आई नेवर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट will never equal angle of refraction. Refraction. Second point. Second point.
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, all lies in a same plane. थर्ड पॉइंट लिखो, sin I upon sin R is constant, is equal to constant. sin I upon sin R is constant, ब्रैकेट में लिखना स्नेल्स लॉ। अब है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। ये बोर्ड में बनाने को आ जाता है एग्जैक्ट। कैसे देखिए, ये आप लैब में भी करेंगे। आप एक ग्लास लैब लेंगे, पेपर वेट जैसा होता है। ये है ग्लास, बाहर क्या होगा, एयर, और यहां पे भी क्या होगा, एयर। ठीक है, ये रही आपकी इंसिडेंट रे। अगर कोई मीडियम ना होता तो ऐसे चली जाती सीधी, भाई कोई मीडियम ना होता, एयर होता तो ऐसे चली जाती, कोई बेंडिंग नहीं होती। लेकिन चूंकि अलग अलग जगह के मीडियम आ गया, तो ये रेयर मीडियम और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। यहां से लाइट बेंड होके ऐसे गिरेगी टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होगा, 90 डिग्री पे बनेगा, ये 90 डिग्री। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम है, तो लाइट विल अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाएगी ना, ये नॉर्मल है, क्या है, ये लाइट विल अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो। ये बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये है आपकी स्टार्टिंग में इंसिडेंट रे जो थी, और ये जो रे निकली है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये है ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जो स्टार्टिंग में गई थी, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। निकालने को कभी नहीं आता है, बस पूछता है डी से रिप्रेजेंट करते हैं या किसी बुक में एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम है लेटरल displacement. What is lateral displacement? It is a distance between emergent ray and incident ray. It is a distance between incident ray and, so लिख लो, it is a distance between, it's a distance between incident ray and emergent ray. It is a distance between incident ray and emergent ray. न्यूमेरिकली हायर क्लासेस में आपको मिलेगा, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, इस 10th में नहीं है। 10th में क्या क्या बातें हैं, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है डिपेंड करती है दो चीजों पे। ये d जो है वो कितना होगा, मान लो भी 10 सेंटीमीटर हो गया, कभी 20 हो जाएगा, कभी 30, बट किस कैसे बढ़ रहा और घट रहा है, सुना फिर से क्या बोल रहा हूं। जो डी की वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड करती है, डी की वैल्यू दो चीज पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाओगे उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। मान लो इसको घटाते घटाते ऐसे कर दी, नॉर्मल पे लाती है, जब तुम नॉर्मल पे लाओगे ना तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, लाइट बिल भी सीधे पास हो जाएगी। अगर मान लो तुमने लाइट ऐसे रखा 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री जब लाइट गिराओगे तो यही नॉर्मल भी है और ये इंसिडेंट है, तो नो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि आई जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के लिए आई कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, एंगल आई नेवर जीरो। अगर जीरो हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। थोड़ा होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री होना, 180 भी नहीं होना चाहिए। मान लो ऐसे हो गई, तब तो भाई मीडियम ही नहीं चेंज हुआ, ऐसे लाइट चलेगी पकड़ के इसको चिपक के, तो भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन होने के लिए आई कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल भी नहीं होना चाहिए और वर्टिकल भी नहीं होना चाहिए। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है किन किन बातों पे, डिपेंड्स पहला एंगल ऑफ आई पे डिपेंड करता है,
कि कितना एंगल है आपका, और दूसरा डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ स्लैब पे, थिकनेस ऑफ स्लैब। ये स्लैब जितना मोटा होगा एंगल ऑफ, अरे मतलब ये जितना थिक होगा उतना एल ज्यादा होगा, जितना थिन होगा उतना एल कम होगा। ठीक है, तो थिकनेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इफ यू इंक्रीज द थिकनेस एल इज आल्सो इंक्रीज। मान लो थिकनेस को मैं ले लेता हूं टी, क्या लेता हूं टी, तो जो एल है या डी है, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब एंड डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई इज द एंगल ऑफ, बस ये दो बातें याद रखना है आपको। ये बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड। इन कैसे आया क्वेश्चन, एक तो थिकनेस पे आया, दूसरा आया है कंप्लीट करने के लिए आया है। फोटो खींचोगे, खींच लो। खाना खा गया हो वंश, पक्का ना? आज लंबी क्लास है, यार रुकना भी है। बताता हूँ किस किस की क्लास है। नया घबरा गया, मेरा तो नहीं है। तो वंश, रोशन, नमन और ये क्या नाम है इसका, गर्दन घुमा रहा है जो, ये और आपका क्या नाम है, मेरा नाम वंशी। इन लोगों की 5 to 7 लाइव प्रोसेस का, जिसको तैयार हो टेस्ट दे देगा, जिसको नहीं तैयार हो प्रैक्टिस क्लास देगा। लर्निंग है प्रैक्टिस, 1.5 घंटे की क्लास होगी, 6:30 चले जाना। तुमको टेस्ट देना है ना, कब टेस्ट देना? नहीं सर, मेरे को रिवाइज करना है, तो पूछना संडे को आप तेरा टेस्ट लो सर, बायो का आज तेरा रिवाइज करना। ओके जी, अब आते हैं दी मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक ही टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन आता है, वो परेशान करता है। 99.9999999 गलत हो जाता है बहुत आसान देखने में। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर साल परेशान किया है, अब मैं हर बार कंफ्यूज भी होता हूँ। तो हेड डालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बता दे जी। में दिया काफी क्वेश्चन दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और मेरे उस वाले भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने हैंड आउट दिए हैं। लगभग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 50 क्वेश्चन हमें करने होंगे, तब जाके हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इजी वाले तो हो जाते हैं, बताता हूँ कौन सा कठिन होता है। अब देखो इसमें 2 मीडियम चेंज हो रहा है ना, एयर, ग्लास, और यहाँ नीचे डाल देता हूँ वाटर, तो 3 मीडियम चेंज हो गया।
3 बार लाइट बेंड होगी, जब 3 बार बेंड होगी वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएंगे। दो मीडियम वाले आसान है, दिखाता हूं कैसे। बता दे, बताओ। हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है नहीं, इट इज जस्ट अ फॉर्मूला। कैसे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग मान लीजिए ये मीडियम है आपका एयर, ये मीडियम है ग्लास, ठीक है। जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा लाइट उसमें सबसे ज्यादा बेंड करेगी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। आपके बुक में एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो डायमंड का सबसे ज्यादा 2 पॉइंट समथिंग होता है, जिसका रिफ्रैक्ट 2 पॉइंट, हाँ याद नहीं करना, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट उतना ज्यादा बेंड होगी, इतना ज्यादा वो चमकी। वाटर का होगा 1.000 करके कुछ होता है, कितना 1.33, केरोसिन का कुछ और है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा लाइट उतना ज्यादा बेंड करेगी, नहीं लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है और एयर का सबसे कम है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी, एयर में, और सबसे कम किसमें होगी, डायमंड। हम डायमंड की बात करें तो ये भी पूछता है कि अगर आपको क्वेश्चन आप करोगे लक्ष्मण सिंह की, अगर आपको दो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया और कहा गया बताओ अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट, देखना एक मटेरियल देगा ए बी सी, ये 3 अलग अलग मटेरियल है, ए वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इसका 2.14, इसका है 1.99, और मान लो इसमें स्पीड ऑफ लाइट है v1, इसके में स्पीड ऑफ लाइट है v2 और v3। अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे तेज स्पीड किसमें होगी, v1 की, उसके बाद किसकी होगी, v3 की, उसके बाद किसकी होगी, v2 की। तो सबसे कम किसकी स्पीड होगी, v2 की, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे, यानी इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज। तो मान लीजिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है v1 और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है v2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं म्यू की तरह, न्यू लिखते हैं, n लिख के ऐसे बना देते हैं टेढ़ा सा ऐसे। अब देखना एनसीईआरटी में लिखा है ऐसे, अगर 21 लिखा है इसका मतलब होता है, इधर से पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट v2, इस तरफ से पढ़ते हैं ऐसे। अगर ऐसे लिखा है 12, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट 1। ये एनसीईआरटी का सिंबल है। लक्ष्मी सिंह वाला सिंबल जब हम फॉलो करते हैं मेरे को आसान लगता है, इधर 1 और इधर 2 लिखा है, इसका ये मतलब है, इधर से पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इस तरह से, इसका डेफिनेशन है इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ टू मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस मैं लिखता हूं इस तरह से 1 2, ये वाला मेथड है मेरा। और एनसीईआरटी मेथड क्या है 2 1, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 का मतलब है आप इधर से पढ़ना, जो पहले आया 1 आया ना तो वो मीडियम ऊपर होगा, क्या होगा आप समझो एक चीज और। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। लाइट इंटर कर रही है एयर से ग्लास में, लाइट इंटर कर रही है एयर से ग्लास में, कहां बैंड हुई है लाइट, ग्लास में बैंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिसमें बैंड होगी उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। अब यही पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सारा खेल स्टेटमेंट का है। आपको क्वेश्चन में लिखा जाएगा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास वाला नीचे आ जाएगा, यानी जब हम लिखेंगे मान लो ये v1 और ये v2 है तो v1 अपॉन v2 निकालेंगे। अगर ऐसे लिखा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये उल्टा हो जाएगा, v2 अपॉन v1 हो जाएगा। सारा खेल ये पे घूमेगा पूरे स्टेटमेंट। आपको लगेगा दिमाग में अनकॉन्शियसली हम सही निकाल रहे हैं, बट वो गलत हो रहा होगा। इसलिए क्वेश्चन जब करेंगे तो हो सकता है मैं भी यहाँ पे वेरी कर रहा हूँ तो वो सही होगा, क्वेश्चन से सही होगा ये। अब ये देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, देखो ध्यान से। तो n21 इज रेसिप्रोकल टू n12, है ना, एक दूसरे के अपोजिट है, इनको मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। तो n21 म्यू पढ़ते इसको इज इक्वल टू n12 इज इक्वल टू 1। देखो इसको इस मल्टीप्लाई कर दो तो एक दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराते हैं जरा समझ आएगा, जैसे लक्ष्मण सिंह से करते हैं क्वेश्चन। अब जैसे क्या क्वेश्चन आएगा देखो, अच्छा याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसा यूनिट
नहीं होती। क्यों नहीं होती है? देखो ऊपर भी है मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, कट जाएगा, नहीं होगा भाई। इसकी यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं लिख रहा हूं C/V। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, V मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और इसकी भी क्या होगी? ये दोनों कट गए ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसा यूनिट नहीं होती है। याद रखिएगा, अगर हमेशा ऊपर वाला मीडियम एयर है हमेशा, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो फॉर्मूला मैं लिखा हूं, ये लिखा हूं मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एब्सोल्यूट। इन सब का नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, मैं ग्रुप पे अभी पोस्ट कर दूंगा। C/V। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, V मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो वो मीडियम क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं NA लिखते हैं। NA क्या होता है? NA होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सब डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, सब नोट्स में दे दूंगा, टेंशन मत, उसका बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना। देखो एक आसान सा क्वेश्चन है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। लाइट जो है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया वो 1.50 दिया है। देखिए सेम ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि लाइट इज एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्लास में जा रही है ना, तो हमने लिखा AG। क्या लिखा? एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो GA लिखना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी, मैं ये फॉलो करता हूं। कितना दिया बताओ? 1.50। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हुआ ना? आपको क्या पूछा? पढ़ के बताओ। VG पूछा होगा, पढ़ के बताओ। VG पूछा। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या तो याद रखोगे या तो दिया भी जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन VG। बोलो है ना? VG को यहां भेज ले, दिस इंप्लाइज दैट VG इज इक्वल टू जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। इसको काट दो, कितना आएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी जब लाइट ग्लास में एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, ये कठिन क्वेश्चन नहीं है। कठिन क्या होंगे बताऊंगा, तो आसान होता है। देखो ये क्वेश्चन है, आपको 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन, टर्पीन और वाटर। केरोसिन ने कितना दिया? 1.44। पेज नंबर 227 पे जाओ, लक्ष्मण सिंह। 1.47 एंड 1.33। कह रहा है बताओ किस में तेज, सबसे तेज भागेगी लाइट? जिसका सबसे कम होगा है ना, इसमें सबसे कम होगा। चलो आ जाते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 228, लक्ष्मण सिंह, एक्सरसाइज। तुम्हारा इसकी लक्ष्मण सिंह तुम्हारे पास है ना बेटे? अरे पेज आगे पीछे एक्सरसाइज पे जाओ, एक्सरसाइज पे जाओ। वो हाँ ये एक्सरसाइज है। इसमें एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर टाइप में जाओ, शॉर्ट आंसर टाइप में जाओ, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर पे जाओ 14। हाँ, इसमें लिखा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाले चले जाओ, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 14, कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 6/5 और स्पीड ऑफ लाइट दिया है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक्चुअली ये लिखा इस तरह से है, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड लिखा है। इसको कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा, 3 × 10⁻। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मुझे ये पता नहीं है कि नीचे वाला मीडियम क्या होगा, नीचे वाला मीडियम हमें पता नहीं है। बस ये पूछा कि इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी ये बताओ। हाँ, ऊपर वाला मीडियम एयर होगा। क्यों पता है मुझे? क्योंकि ऑलरेडी कुछ मेंशन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझे। VA दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ कितना? 6/, निकाल लोगे ना। N इज इक्वल टू C/V या VA/V M। लाम को दे देते पकड़।
सही है ओपन, सही है, सही है। हाँ हाँ, ये रहा ओपन, सही है। इसको नहीं मिल रहा है। मिला? सबको मिला? शेयर कर लो आपस में किताब, इलेक्ट्रेड किताब ही है। सेंटर पे भी लक्ष्मण सिंह पढ़े, ये दो सेट का पता नहीं है किससे मिलेगा। अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो भाई साहब। VA हमारे पास दिया हुआ है 3 × 10⁸ VM नहीं पता, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 6/5। इसको सॉल्व नहीं करोगे इतने को। किलोमीटर है, मीटर में करो, 3 और ऐड आ जाएगा ना। किलोमीटर में है ना, मीटर में करेंगे ना। तो ये जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। जब बॉक्स वाला पार्ट सॉल्व करो तो VM आ जाएगा। अरे बैठो यार। ये पुष्कर अभी भी नहीं आया। ऑल इन वन रखो, एक मेरे पास पड़ी थी ये ओसवाल होगी, सेंटर पे एक और होगी है ना, एक न्यू वाली होगी, एक यूलाइक होगी, एक ऑल इन वन है, सब पुष्कर के पास है। ये सारी किताबें आपस में शेयर करके इससे आपको लगभग, हाँ तो जिसके जिसके पास है ब्रेक दिया जाएगा, 1 घंटे का घर पे जाना, किताब रखा हुआ ले आना। उसके बाद आपको लाइव प्रोसेस यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, लगभग 20 से 30%। असाइनमेंट भी कर सकते हैं, जिनको बोला उसी को, जिनको नहीं बोला मैं लिख दूंगा किसी कह रहा हूँ। बता दे सर। अब आते हैं और क्वेश्चन पे, इसी पे। अगर आपका हैंडआउट आपके पास नहीं है, होता तो उसमें और भी क्वेश्चन है आपके हैंडआउट में। पहले हम लक्ष्मण सिंह से क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गिवन दैट क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन दैट देखो क्या क्या लिखा हुआ है। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्या लिखें हम, VA लिख दें। VA is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या C भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मीडियम X में इसकी स्पीड कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर, और मीडियम Y में कितनी है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट A एयर एन x म्यू पढ़ते हैं इसको, म्यू x। B क्या निकालना है, एयर म्यू y, और C क्या निकालना है, x म्यू y। 3 चीज निकालना है। क्वेश्चन देखिए सब लोग, गिवन दैट पढ़ लो, खाली छापो नहीं, अपना अपना दिमाग भी लगाओ, रोशन छापे जा रहा है। ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ए पार्ट पे चले। ए पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x। इसका फॉर्मूले में ऊपर क्या आएगा, VA/VX। ये क्या आएगा, VA दिया हुआ है, VX आंसर आ गया। B की बात करें, एयर एंड y लिखा है, यानी VA/V। VA आपके पास है, VY भी आपके पास। C पार्ट पे चले, x एंड y दिया है, यानी VX/V। वैल्यू पुट आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन, फटाफट करो और आंसर में मैच करके बताओ।